Hello my lovely students out there, I hope you are doing your studies good and enjoy your life beautifully. Dear students, of course हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट. जी हाँ, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था. कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं. यहाँ पर पॉलिसीज के ऊपर मैंने कुछ कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बातें की थी. अब हम लोग बात करने वाले हैं सेबी एलओडीआर के अंदर. ऑलराइट, देखिए समझिएगा, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे ही टेक्निकल हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस सेक्शन को आप प्रॉपर देखें और अच्छे से समझें. इज इट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम. सेबी एलओडीआर ने लिस्टेड एंटिटीज के लिए कुछ मैंडेटरी पॉलिसीज बताई. जी हाँ, कि उन्हें कुछ मैंडेटरी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी. जैसे मैंने कल एग्जांपल में बताया भी था आपको, वो कौन कौन सी मैंडेटरी पॉलिसीज हो सकती हैं. वो रिलेट कर सकती है रिस्क पॉलिसी से, हो सकती है वो प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट से बात कर सकती है, आर्चिवल पॉलिसी हो सकती है. मतलब ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होंगी जिसको हम आज डिटेल में अच्छे से समझेंगे और याद भी करेंगे. इज इट क्लियर? तो रिस्क पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि रिस्क पॉलिसी की रिस्क आइडेंटिफाई करने के मेथड को बात करेंगे कि डायरेक्टर का एक ओपिनियन के अंदर कि रिस्क किस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व है, उसके लिए वो पॉलिसी बनाए. ठीक है, और उसको मिटिगेट कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक पॉलिसी बनाएंगे. इज इट क्लियर? सो वन बाय वन हम लोग यहाँ की पॉलिसी को डिस्कस करते हैं. आइएगा, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट बोलता ही बोलता हूँ. यहाँ पर हमें अपने खुद की अगर कंपनी बनाई तो मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, तब भी इन पॉलिसीज को ध्यान रखना होगा. क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं. रिस्क पॉलिसी अगर बात करें, देखिए मैं पहले कह दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जो पॉइंट्स हाईलाइटेड है उनको बहुत अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश कीजिएगा. मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए. तो रिस्क पॉलिसी कहता है, अ लिस्टेड एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ रिस्क पॉलिसी व्हिच शैल बी रिव्यूड एंड गाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. पहले जैसे मैंने बताया, रिस्क पर्टिकुलर बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व है. जैसे मैंने बताया था आपको, एक कंपनी के लिए रिस्क फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है. ठीक है, नॉन फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे कि वो रिलेट कर सकता है कंपनी के इकोनॉमिक, कंट्री के इकोनॉमिकल कंडीशंस को लेके. गवर्नमेंटल रिस्क हो सकता है, कोई नए रेगुलेशंस अराइज हो गए हैं. ठीक है, नए कंप्लायंसेस करने होंगे. ठीक है, कभी ऐसा कंपटीशन को लेके होता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को लेके हो सकता है. तो ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम होगा कि उसको रिव्यू करें, किसको, रिस्क पॉलिसी को, एंड गाइड करें, गाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सेकंड कहता है पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दो नेचर के बनेंगे, याद रखिएगा. एक होगा जिनका नेचर होगा परमानेंट. क्लियर? दो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट होंगे. एक का नेचर होगा बोलने में में परमानेंट, और दूसरा होगा जिसके लिए आपको एक ड्यूरेशन तक रखना पड़ेगा. मतलब 8 ईयर्स तक, उस ट्रांजैक्शन के हो जाने के बाद से 8 ईयर्स उसे मेंटेन रखना पड़ेगा. प्रोविजन में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप चाहें तो इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन कर सकते हैं. आइए देखते हैं पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. A policy of preservation of documents approved by the board of directors, classifying at least two categories. First category is documents shall be in nature of permanent, and document with preservation and period not less than 8 years after the completion of relevant transactions, and it may be preserved in electronic mode. रेगुलेशन 9 कहता है कि आप चाहें तो इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना सकते हैं. जब मैंने एग्जीक्यूटिव में आप लोगों को गाइड किया था, और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा कि रेगुलेशन 9 स्पेसिफिकली बात कर रहा है. और आपको याद होगा सेक्शन 10 जो बोलता है कि किसकी जो भी फाइलिंग्स होंगी वो इलेक्ट्रॉनिकली होंगी विद स्टॉक एक्सचेंजेस. सो यहाँ कहीं ना कहीं हमको एक रिलैक्सेशन 9 में मिलता है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकते हैं. आपको क्या याद रखना है इसके अंदर कि जब प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात होगी तो हमको ये याद रखना होगा माइंड में कि ये कह रहा है दो तरह की कैटेगरी बनाएंगे. कौन बनाएगा? डायरेक्टर के ओपिनियन में देखिएगा, अप्रूव बाय द डायरेक्टर. और दो कैटेगरी रखेंगे जिनका एक नेचर होगा परमानेंट नेचर. जैसे हम अगर बात करें, हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर, आप लोगों को याद होगा. ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आप देखेंगे परमानेंट इन नेचर रहते हैं. अगर इसकी बात करूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम जैसे गिव यू एन एग्जांपल. ऑलराइट, डायरेक्टर चाहें तो अपनी यू नो व्हाट जो लीगली है प्रोविजन वो तो आपको अप्लाई करना ही करना है. डायरेक्टर चाहें तो पॉलिसी को और भी स्ट्रिजेंट बनाने के लिए, और भी बेहतरीन बनाने के लिए और भी डॉक्यूमेंट्स को उसमें कैटेगराइज करके ऐड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? आर्चिवल पॉलिसी. आर्चिवल का पहले मतलब समझ लीजिएगा ताकि आपको ये पढ़ना इजी होता है. आपने शायद अपने ऑफकोर्स अपने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए हैं, स्पेशली आपका सेल फोन, तो आपने वहाँ आर्चिव का वर्ड जरूर पढ़ा होगा. आर्चिव बेसिकली होता क्या है? कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ थिंग. आर्चिवल क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ थिंग एंड फाइल्स in a specific way, in a specific place. Collection of things और फाइल्स इन अ स्पेसिफिक प्लेस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस, एक आपने उसको एक एग्जैक्टली एक प्लेस दे दिया है
जहां पर वो क्या होंगी, वहां पर आप उसकी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आर्चिवल के लिए कहता है ऑल डॉक्यूमेंट्स विच नीड टू बी प्रिजर्व्ड अंडर वेरियस रेगुलेशंस लाइक सिक्योरिटीज लॉ। स्पेशली किसमें बात कर रहा है, सिक्योरिटीज लॉज। अब सिक्योरिटी लॉस की जब हम बात करेंगे तो आप देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ बात करेंगे SCRA सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की, डिपॉजिटरी एक्ट की, कंपनीज एक्ट की, एंड कंपनीज एक्ट के साथ साथ अलग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी इसमें कवर किए जाएंगे। तो कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली रिलेट करते हैं, ट्रांजेक्शन रिलेट करते हैं सिक्योरिटीज लॉस के साथ में, उनके लिए आप एक आर्चिवल बनाएंगे। तो आर्चिवल में क्या जाएगा कि सिक्योरिटी लॉस से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन जो होगी वो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे मिल जाएगी, देखिएगा। एंड डेवलप अ सूटेबल आर्चिवल पॉलिसी। नाउ सिक्योरिटीज लॉस का मीनिंग यहाँ बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, डिपॉजिट एक्ट 1996, Companies Act 1956 and Companies Act 2013, then rules, regulations, circulars guided and made they under. So these are covered under the securities law. जब हम बोलेंगे आर्चिवल तो सब उसको देखिएगा, एक पर्टिकुलर आर्चिवल का मतलब एक पर्टिकुलर फाइल है जहाँ आप जाके जैसे आप प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, वो सिक्योरिटीज लॉ से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को आपके सामने प्रेजेंट करेगा। याद रहेगा, बहुत सिंपल सा है। रिस्क पॉलिसी के बारे में बात किया हमने, रिव्यू एंड गाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर हमने बात की डॉक्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसको दो कैटेगरी दी गई है, एक परमानेंट एंड एक कैसा रहेगा जो 8 ईयर्स तक, लाइक मीन्स 8 ईयर्स इन द सेंस कहाँ से काउंट करेंगे, ट्रांजैक्शन हो जाने से। इसके बाद हमने आर्चिवल पॉलिसी की बात करी, जो कि आर्चिवल पॉलिसी स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स की होगी जो कि रिलेट करेंगे सिक्योरिटीज लॉस से। और सिक्योरिटी लॉस का हमने अभी मतलब समझा है, क्या क्या होगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, डिपॉजिट एक्ट 1996, कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल्स रेगुलेशंस। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं पॉलिसी फॉर डिटरमाइनिंग मटेरियल सब्सिडरी। मैं आपको बता दूं बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना, मैं इसको, ये छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम में एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर सकता है कि आपसे यहाँ पर कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हम जब मटेरियल सब्सिडरी की बात कर रहे हैं तो हम उसका सब्सिडरी का इम्पैक्ट चेक करेंगे किसके ऊपर, जब वो कंसोलिडेटेड हम उसके फाइनेंशियल्स रेडी करेंगे। बात को बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैं रीड कराता हूँ फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। कहता है मटेरियल सब्सिडरी मीन्स अ सब्सिडरी हुज इनकम, दो क्राइटेरिया हैं, या तो आप उसका इनकम चेक करें या नेटवर्थ चेक करें। कहता है एक्सीज 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ रेस्पेक्टिवली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, नेटवर्थ रेस्पेक्टिवली ऑफ लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरीज, दोनों को एक साथ लिया गया है, लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरीज in the immediately preceding accounting year. Now please pay attention, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। मान लीजिएगा ए लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है किसकी बेटा, बी लिमिटेड की, ठीक है। ये हो गई इसकी होल्डिंग कंपनी, इसमें इसके साथ की सब्सिडरीज को भी काउंट किया गया है। अब आपको एक एग्जांपल को ध्यान समझना है मेरे बच्चों। देखो मैं इधर आपको क्लैरिटी के लिए सामने पेश कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आइए देखते हैं। देखिए ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ठीक है। ए लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी कंपनी है और बी जो है वो होल्डिंग कंपनी है। इज इट क्लियर? जब हम इनके कंसोलिडेटेड बेसिस फाइनेंशियल्स रेडी करेंगे, कंसोलिडेटेड बेसिस फाइनेंशियल्स रेडी करेंगे तो उसमें क्राइटेरिया हमारे पास दो आ जाता है, या तो हम उसमें इनकम, ये कहता है नेटवर्थ। अब अगर इस नेटवर्थ में मान लीजिएगा होल्डिंग का कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ध्यान सुनना, कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर मान लीजिएगा 400 करोड़ की, हम या तो एक क्राइटेरिया लेते हैं, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, हम नेटवर्थ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम नेटवर्थ ले लेते हैं, याद रखिएगा दोनों ही क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं आप, और लिखा हुआ है नेट इनकम और नेटवर्थ। क्लियर? 400 करोड़ में मान लीजिएगा 50 करोड़ जो कि किसका पार्ट है, इसका ए लिमिटेड का, जो कि सब्सिडरी है किसकी, बी लिमिटेड की। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक्सीड कर रहा है 10%, ठीक है। अब सर ये तो हमको वैसे ही पढ़ने में आ रहा था, ये नहीं कह रहा हूं, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, तो कोई भी समझ लेगा। अब छोटे से बच्चे को बताओगे, थोड़ा पढ़ना लिखना अच्छे से समझता होगा, थोड़ी बातें समझता होगा, वो भी समझ जाएगा। क्लियर? ये एक्सीड अगर निकालना है, बट द पॉइंट इज दैट अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे वे नेगेटिव या पॉजिटिव, सी मींस यहां तो हमने पॉजिटिव इंपैक्ट को देखा, क्या ये नेगेटिव इंपैक्ट को भी देखेगा? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता तो 400 करोड़ जो यहां पर है अपोजिट मान लीजिएगा, यही अगर होता नेगेटिव इंपैक्ट, 50 करोड़ नेगेटिव इंपैक्ट होता, माइनस होता, एंड देन 400 करोड़ होता पॉजिटिव।
तो ये नेगेटिव मीन्स माइनस में, लॉस में किसी रीजन से, ठीक है। इन दैट केस क्या तभी होता, ऑफ कोर्स हाँ, तभी सब्सिडी चेक ट्रीट करते हैं क्योंकि वो 10% क्राइटेरिया में फॉल हो रही है। आई गारंटीड, इस बात को मैं चैलेंज करके बोल सकता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल कंप्लायंस किया, ये गड़बड़ करते हैं कई लोग जो क्लैरिटी देते नहीं है इसके ऊपर। वो पॉजिटिव इंपैक्ट बता रहे हैं, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं बता रहे। इवन अगर ऐसा भी होता कि 400 करोड़ नेगेटिव इंपैक्ट में और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तब भी वो उसकी मेटल सब्सिडी ट्रीट होती है। एक्सेप्ट इन वन केस, कब नहीं होती समझना, अगर ये 40 की 50 करोड़ जो है ना, अगर ये होता 30, अब चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि 400 करोड़ एंड 30 करोड़, आपको आप समझ सकते हैं ये 10%, लेस देन 10% हो गया ना, लेस देन 10%। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब ये है कि ये हो सकता है वो प्लस में हो या माइनस में हो, बट क्राइटेरिया यहाँ पे कहता है कि वो 10% के क्राइटेरिया में आता है, एक्सीड 10% के क्राइटेरिया में आता हो तो उसका मटेरियल सब्सिडी ट्रीट होगा। क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं होगा? अगर फिर भी है तो ऑफकोर्स NRK9 का व्हाट्सएप पूछेगा या इस वीडियो कमेंट में पूछेगा। क्लियर है? अच्छा, आगे कहता है पॉलिसी ऑन मेटरलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी। मेटरलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी, अच्छा ये कब चेक करना था, याद रखना, ये क्राइटेरिया कब चेक करेंगे हम लोग? इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, याद रखिएगा बेटा, इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में चेक करना है। ये डेफिनेशन को भी चेंज किया गया बाद में ना। आइए आगे देखते हैं, पॉलिसी ऑन मेटरलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी, मेटरलिटी की बात कर रहे हैं अगेन। यहाँ पर हम यहाँ 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, उसे ध्यान से समझना। देखो कह रहा है क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन मेटरलिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग clear threshold limits duly approved by the board of directors and be reviewed by the board of directors at least once in every 3 years and updated accordingly। क्लियर थ्रेशोल्ड का मतलब यह है कि किस पर्टिकुलर हम अमाउंट, देखो मैं यानी कि ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी और जो प्रिवेलिंग लॉज हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के, जैसे कि आप लोगों ने कमजे के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम उसकी वायलेशन की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी इससे वाला वीडियोस के अलावा और भी कई क्लासेस में मैंने बताया है कि कमजे के पर्सपेक्टिव से भी मैंने बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की लिमिट्स के बारे में। बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक प्रॉपर लिमिट प्रोवाइड कर सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड। वहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी हमको, क्या, जब ये लिमिट प्रोवाइड की जा रही है तो उसको अप्रूव करेगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थ्रेशोल्ड क्लियर होना चाहिए, फिर उसको क्लियर करने का मतलब अप्रूव होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इसको टाइमली आपको है ना क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वंस इन एवरी 3 years। यहाँ बोल रहा है वंस इन एवरी 3 years, एटलीस्ट वंस एवरी 3 years एंड अपग्रेडेड अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। देखो, रिलेटेड पार्टी इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ ट्रांजैक्शन इज टू बी एंटर्ड इंडिविजुअली, ध्यान सुनना, इंडिविजुअल या तो एक ही बार हुआ था या फिर टेकन टुगेदर विद द प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर exceeds 10% of the annual consolidated turnover of listed entity as per the latest audited financial statements। अब यहाँ पर उसने क्या क्राइटेरिया दे दिया, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया अभी कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो फुलफिल करनी पड़ेगी। और लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन किया फाइनेंशियल ईयर के अंदर या उसके अलावा ट्रांजैक्शन किया तो टोटल कर लीजिएगा। आपने 3 ट्रांजैक्शन किए, अगर वो 3 ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से मेरे बच्चों, एक्सीड्स 10% इन अ फाइनेंशियल ईयर। किस चीज़ का हम देखेंगे चेक करके? एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर क्यों चेक कर रहे हैं? यहाँ पर सेल्स चेक कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन से चेक कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कह रहा है द लिस्टेड एंटिटी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हम यहाँ पे उसका क्या ट्रीट करेंगे? मटेरियल सब्सिडरी, मतलब मटेरियल सब्सिडरी का क्राइटेरिया से 10% तो बता ही दिया है। बोर्ड बेटरमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और भी बेटर कर सकता है। क्लियर? फिर सुन लीजिएगा क्या कह रहे हैं, 10%। क्या इंडिविजुअल? हाँ, इंडिविजुअल भी हो सकता है सर, लेकिन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 3-4 ट्रांजैक्शन में रिलेटेड पार्टी, तो उन्हें उनका टोटल कितना हो सकता है? मैक्सिमम अगर 10% से ज़्यादा हो रहा है, एक्सीड 10%, टोटल करके 10 ट्रांजेक्शन का 10% से ज़्यादा हो रहा है, किस चीज़ का? कंसोलिडेटेड एनुअल टर्नओवर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ पर? अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात बोल दिया, लेकिन अगर आप ब्रांड के लिए ये ना रॉयल्टी की बात कर रहे हैं तब 5% हो जाएगी वैल्यू। सर क्या? अगर रिलेटेड पार्टी के अंदर अगर आप ब्रांड का देखो, नॉन स्टैंडिंग द अबव, मतलब बोला ठीक है जो है सोयाला उसको जान दो, बोला ट्रांजेक्शन वॉल्यूम पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूजेस, और
loyalty shall be considered material if the transaction to be entered into individually or taken together with the very previous transactions during a financial year exceeds 5% of annual consolidated turnover. अब एग्जाम में अगर आता है तो ये यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि क्या ब्रांड यूजर्स समझते ना. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ए लिमिटेड जिसकी अपनी खुद की एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड इमेज है मार्केट में. अब उस ब्रांड इमेज को दूसरी जो कंपनी है, जो रिलेटेड पार्टी है, वो उसको इस्तेमाल कर रही है विद द परमिशन ऑफ द ए लिमिटेड. इन दैट केस अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में ब्रांड इमेजेस है या रॉयल्टी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप सोचते हैं रॉयल्टी, अगर उसके वैल्यू 5% से ज़्यादा यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सीड्स 5%, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. तो यहाँ स्पेसिफिकली उसने ट्रांजेक्शन की नेचर बता दी है, क्या या तो ब्रांड यूजर्स की बात कर रहा होगा या फिर रॉयल्टी की. क्लियर एकदम. चलिए यहाँ तक का 4-5 पॉलिसी हम डिस्कस किए. आगे देखते हैं. पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स. देखिए मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स की जब मैं अगर आपको बात करूं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है LODR के अंदर कि कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसका इमीडिएट डिस्क्लोजर पब्लिक डिसएमिनेशन के लिए मैंडेटरी होता है. स्टॉक एक्सचेंज को आप इंटीमेट करते हैं. जिस एग्जांपल कंपनी बोनस शेयर लेके आ रहा है, तो कंपनी मर्जर अमल कमीशन कर रहा है, तो कंपनी एक्विजिशन में जा रहा है, तो ये से ट्रांजैक्शंस जो कि मटेरियल हैं, ये तो हैं ही जो बताए जाएंगे एज पर द रेगुलेशंस. इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ओपिनियन में लगते हैं कि ट्रांजैक्शंस भी मटेरियल इन नेचर, उसको डिसएमिनेट करेंगे. और अगर कोई चेंजेस भी होता है तो उसको भी डिसएमिनेट करना मैंडेटरी है. इसके लिए एक पॉलिसी बनाइएगा. देखिएगा, फ्रेम अ पॉलिसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ड्यूली अप्रूव्ड बाय द बोर्ड डिस्प्ले ऑन इट्स वेबसाइट्स ऑफ द कंपनी. अब ये पूरा बात वही बोल रहा है. देखो, पॉलिसी शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स. कैसे आप डिसाइड करेंगे कि मटेरियल इंफॉर्मेशन है. एंड omission of an event or information which is likely to result in discontinuity, alteration of event information already available public, or the omission of an event or information is likely to result in significant market reaction in the said omission came to light at a later date. अब अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने भी आपको बोला, कोई इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर रहा है, ठीक है. इन दैट केस कंपनी वो चीज़ डिस्क्लोज करे, ठीक है, आप एक्विजिशन करने जा रहे हैं, डिस्क्लोज करना जरूरी है. क्लियर. कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है, डिस्क्लोज कीजिएगा. मीन कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस लिए जा रहे हैं. कॉर्पोरेट एक्शन समझते हैं ना, बायबैक कर रही है कंपनी, ठीक है, लाइक दिस नेचर. तो ये क्लियर, ये इवेंट्स को डिस्क्लोज करना जरूरी है. इसलिए यहाँ पे बोला क्या, कहाँ पे होना जरूरी है, डिस्प्ले करना चाहिए यहाँ पर आपको वेबसाइट पर. इसको डिस्क्लोज करेंगे अपनी इस पॉलिसी को. ना विजिल ब्लोअर मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है. आप जानते हैं, जैसे जब विजिल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये कहता है इट प्रोवाइड्स एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ अ पर्सन. जो ऐसा लोग हैं जिनको डायरेक्टर एम्प्लॉय लोग हैं, ठीक है, कंपनी के अंदर, उनके साथ में उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है किसी भी तरीके से. जैसे मैंने बोला, कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही है कंपनी के अंदर, ब्राइवरी हो रही है, ठीक है, तो क्या वो अपनी आवाज़ उठा सकता है? ऑफ कोर्स ही कैन रेज हिज वॉइस एंड ही कैन मेक द कंप्लेंट बिफोर द इन सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी. इज इट क्लियर? सेम एस्पेक्ट्स वही कर रहे हैं यहाँ पर. मैं सिर्फ चाहता हूँ आपको एक बार ये सिर्फ आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए कि पॉलिसीज किस किस नेचर की हो सकती हैं अंडर LODR. और कहता है पॉलिसी रिलेटिंग टू द रिमेनेशन टू ऑफ डायरेक्टर, KMPs एंड अदर. ये पार्ट डी स्केड्यूल सेकंड के अंदर बात की थी. अब क्या आप ये भी वही सेम हम जब बोलते हैं NRC के पर्सपेक्टिव से हम जब सोच के देखते हैं इसको, क्लियर एकदम. या डाइवर्सिटी, बोर्ड डाइवर्सिटी. अब बोर्ड डाइवर्सिटी समझते हैं ना आप भाई, बोर्ड डाइवर्सिटी के अंदर कि भाई मेंस विमेंस का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, प्लस इसके अंदर एग्जीक्यूटिव्स, नॉन एग्जीक्यूटिव्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये क्या कर रहे हैं. फिर प्लस इसके अलावा और भी आगे चलेगा. फिर कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू दियर कंपैरेटिवनेस. कंपैरेटिव फॉर एग्जांपल अलग अलग जैसे IT स्पेशलिस्ट हैं, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, फिनांस स्पेशलिस्ट हैं. सो एक डाइवर्सिटी हर एक लेवल पे, मेंस विमेंस क्राइटेरिया में, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, देन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस. क्लियर एकदम. इसे बोल रहे हैं बोर्ड डाइवर्सिटी. रोल ऑफ, देखो यहाँ पे बेसिकली बोला रोल ऑफ नॉमिनेशन रिकमेंडेशन कमेटी का काम होता है ये, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था. कमेटी बेसिकली क्या रेफर करती है, क्या क्राइटेरिया बताती है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. क्लियर है. डायरेक्टर का पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स की हमने बात की थी, स्पेसिफिक उसका रोल है, ठीक है. या इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर की बात करेगा, रिमैनरेशन कितना होना चाहिए. बट यहाँ जब बोर्ड डाइवर्सिटी की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं कि बोर्ड में विमेंस कितनी होनी चाहिए, मेंस कितने होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए. तो इट मीन टू से दैट कंपैरेटिव होना चाहिए. क्लियर. नाउ
दिस इज इम्पॉर्टेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के लिए भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, या आपसे एक नोट प्रिपेयर करवा सकते हैं कि आप बोर्ड को गाइड करें रिगार्डिंग द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एज पर रेगुलेशन 43A ऑफ LODR रेगुलेशन। कहता है ये जो टॉप 1000 लिस्टेड हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एज ऑन 31 मार्च, इन्हें क्या करना है, देखो डिस्क्लोज करना होगा देयर एनुअल रिपोर्ट ऑन देयर वेबसाइट। क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज के अंदर क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई किन किन सर्कमस्टांसेस में शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करे कि उसे डिविडेंड मिलेगा और किन सर्कमस्टांसेस में उसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जैसे कंपनी के पास मान लीजिएगा कंपनी एक्सपांशन के लिए जा रहा है और कंपनी एक्सपांशन में पैसा इस्तेमाल करेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिएगा जैसे कंपनी सामने इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे अभी हम एक और एग्जांपल लेके दे सकते हैं, है ना, कुछ नेचर डिजास्टर्स आ गई, कोविड आ गया, अब कंपनी के पास स्कैरसिटी है, तो इन दैट केस सर्कमस्टांसेस डिफाइन करने होंगे जहां, और वो सर्कमस्टांसेस आप देखिएगा लॉजिकल होनी चाहिए एंड कंफर्मिटी होनी चाहिए, इट मीन्स दैट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल हो अंडर द प्रोविजन ऑफ द लॉ। कहता है circumstances in the which the shareholders of listed entity may or may not expect dividend, financial parameters shall be considered while declaring the dividend। भाई कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है, कंपनी के रेशियोज देखेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को हम चेक करेंगे, कंपनी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, ठीक है, रेशियोज के थ्रू, रेशियोज एनालिसिस का आप जानते हो जैसे, उसके थ्रू हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स देखने होंगे, फाइनेंशियल पैरामीटर्स दैट शैल बी कंसीडर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। इसके बाद कहता है इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसीडर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। इंटरनल मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल कंपनी को सैलरी पे करनी है या स्टैट्यूटरी ड्यूज पे करना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज समझते हैं ना आप लोग, ठीक है, पीएफ का पैसा है, पेंशन फंड है, इनमें पैसा ट्रांसफर करना है, या अगर हम बात करें बोनस देना है, तो ऐसे केसेस में इंटरनल फैक्टर्स हैं, हम देखेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंपनी की टैक्स लायबिलिटीज बन रही है यहाँ पर और कंपनी डिविडेंड बांट रहा है, टैक्स लायबिलिटी जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा है अपना, सो ऐसे चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा, या गवर्नमेंटल फीस पे करना है, पेनल्टीज पे करनी है, तो फैक्टर सारे कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर हो रहा है? पहला क्या बोले, सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच अ शेयर होल्डर ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी मे और मे नॉट एक्सपेक्ट डिविडेंड। दूसरा हमने फाइनेंशियल पैरामीटर्स को कंसीडर करना है, तीसरा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसीडर करना है, एंड द फोर्थ वन इज रिटेन अर्निंग शैल बी यूटिलाइज्ड एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस कंपनी अपने रिजर्व्स को ही, फ्री रिजर्व्स को ही यूटिलाइज कर सकता है, क्यों, फॉर अ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आई होप इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ हमसे, क्लियर हो रहा है। प्लस पैरामीटर शैल बी अडॉप्टेड विद रिगार्ड टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। जैसे आपको याद होगा हम डीवीआर इशू करते हैं, अच्छा डीवीआर इशू करते हैं, इसके अलावा हम एक और कैटेगरी देखते हैं, देखो वेरियस क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अब इनके लिए आपने क्या पैरामीटर डिसाइड की कि इन्हें किस तरीके से दिया जाएगा, क्लियर है, किस तरह का पार्टिसिपेशन हो सकता है। कंपनी इसके चाहे इसके अलावा भी है ना, इन क्लॉजेस के अलावा और भी एडिशनल क्लॉजेस ऐड कर सकती है, अगर वो करती है तो उसको भी डिस्क्लोज करना होगा। देखो, इन एडिशन टू द क्लॉज ए टू ई प्रपोजेस टू चेंज इन एडिशनल पैरामीटर्स or the dividend distribution policy contained any parameter, it shall disclose such changes along with the rationale for the same in the annual report of the its website। अगर आप कुछ भी इसके अलावा एडिशनल अगर आप चेंजेस करते हैं, आप कुछ और भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, मींस आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के, तो उसको भी आपको कैरी आउट करना पड़ेगा और उसको भी डिसएमिनेट कीजिएगा, कहाँ पर, कंपनी का वेबसाइट पर। ना कहता टॉप लिस्टेड 1000 यार, इसके अलावा जो हैं कंपनीज वो चाहे वॉलंटरी बेसिस के ऊपर लिस्टेड एंटिटीज जो कि टॉप 1000 में नहीं आती हैं एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन, याद है कि 31 मार्च को निकलेगा, क्लियर। उसके अलावा अगर हम देखें उन 1000 के अलावा तो वो वॉलंटरी बेसिस पे इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बना सकती हैं। तो क्या चार बातें हमने यहाँ पे देखी है, फिर हमने देखा डिविडेंड पॉलिसी के अंदर फर्स्ट क्या थी कि circumstances and for end of which shareholder may or may not expect dividend। सेकेंड हमने देखा फाइनेंशियल पैरामीटर्स, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके अलावा हमने देखा रिटेन यूटिलाइजेशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड पैरामीटर्स फॉर अलग जो क्लासेस फॉर कंसीडरिंग दैट वेरियस क्लास ऑफ शेयर्स होल्डर्स। नाउ कोड ऑफ कंडक्ट, बेसिकली मैंने बताया था जो कि कोड ऑफ कंडक्ट हम पहले भी बोलते हैं कि डे टू डे ऑपरेशंस में क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे डायरेक्टर्स के,
उसको लेके हमको हमको यू नो व्हाट कंडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या वो कंप्लायंसेस प्रॉपर किए नहीं गए कर रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो उस बात की अफर्मेशन देंगे कि भैया कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कंपनी में ड्यूरिंग दियर यू नो व्हाट ऑफिस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं हो कि हुआ है। क्लियर, इसको सीईओ कंफर्म करते हैं। आइए देखते हैं इसे भी। रेगुलर 17 सब 5 Board of Directors shall lay down a code of conduct for all members of the board and senior management. Clear है and suitably incorporate duties of the independent director. तो क्या करना है, कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल सर रखे जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए, ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड प्लस सीनियर मैनेजमेंट एंड सुटेबली क्लियर, मतलब एकदम ये ड्यूटीज क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। और ड्यूटीज हमने दो तरह से देखी हुई है, ऑफकोर्स आप देखिए कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूटीज भी अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इसको मैं भी और बोर्ड इफेक्टिवनेस के सब चैप्टर में हम जाएंगे ना, उसको डिटेल में बहुत से समझाऊंगा आपको। ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल shall affirm the compliance with the code of conduct out of the board of director and senior management on the annual basis. Affirm the compliance मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है वो सबको फॉलो करना है। कौन को, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, सीनियर मैनेजमेंट, पर्सनल्स। इज इट क्लियर। थर्ड कहता है डिस्क्लोज ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। अब तुम ध्यान से देखो पॉइंट्स को, देखो ऐसे अगर तुमको याद रखना हो इजीली ना, तो क्या कर रहे हैं, ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट किसके लिए होगा, डायरेक्टर्स के लिए एंड सीनियर मैनेजमेंट के लिए, एंड ड्यूटीज ऑन चाहिए क्लियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। ऑलराइट सर, क्या करना है उसको, अफर्म द कंप्लायंसेस। कौन कंप्लायंस करेगा, जो बनाया आपने, दो डायरेक्टर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस सीनियर मैनेजमेंट। इसके अलावा क्या कहता है, इसको कहाँ डिस्क्लोज कीजिएगा, कंपनी का वेबसाइट पे। कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस as per part B of schedule 2 because that the best of their knowledge and belief no transaction entered into by listed entity during the year are which are fraudulent or illegal or violative of the listed entity code of conduct. ये बात लिखना और अफर्म करके बाद ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देखो कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी होता है सर। और उसको साइन कौन करेगा, देखो declaration signed by the chief executive officer stating that the member of the board of directors senior management personnel have affirmed compliances। उन्होंने affirm मतलब इस बात को कहा है, जी हाँ जी हम मतलब बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज कि यू नो विद द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो इसका सर्टिफिकेट जो डिक्लेरेशन उसको साइन कौन करेगा, सीईओ। अच्छा सर डिक्लेरेशन देना है, जी हाँ, तो एक सर्टिफिकेट जगह से बोले कंप्लायंस सर्टिफिकेट, याद रहेगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर कॉर्पोरेट गवर्नेंस पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 2, याद रहेगा मेरे बच्चों। अब ये एस्पेक्ट्स को याद रखिएगा, पता होना जरूरी है आपके दोनों ही पर्सपेक्टिव से कि जब आप किसी एंटिटी को यू नो ट्रेनी ज्वाइन करेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप जब आप, मैं कह रहा हूँ, जब आप कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए। आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तब भी, क्योंकि आप गाइड करेंगे ना तभी बताएंगे। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। कुछ यहाँ जो बताया गया बेटा वो बताया कि अदर लॉज एंड वॉलंटरी पॉलिसीज, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर। अब इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर आगे हम चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूटिव पे तो बहुत हमसे अच्छे से समझा इसको, बट हम आगे और इसको डिटेल में समझेंगे अभी, ठीक है। पॉलिसी फॉर यू नो व्हाट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, स्पेसिफिकली यू नो वुमेन्स के साथ ऐसी कोई बदतमीजी की जा रही है तो उसको कैसे, वो कहाँ अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करें, इसके लिए एक स्पेसिफिकली एक्ट 2013 में रखा गया था, ठीक है ये। और मैं आपसे कहूँ कि कैसे रिड्रेस किया जाएगा उनकी कंप्लेंट्स को, इस तरीके कोई किसी भी तरीके अगर यू नो बदतमीजी होती है उनके साथ में, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ऑल कंपनीज, यहाँ स्पेसिफिक ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट पॉलिसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अंडर द सेक्सुअल harassment of women at the workplace prevention prohibition redressal of act 2013. The policy should contain the procedure and guidelines to govern the cases against the sexual harassment in a company. ऐसा होता है ऑफ कोर्स, और उसके लिए कंपनी को, सारी कंपनीज को यहाँ पर इसको फॉलो करना ही होगा, ठीक है, ताकि इस तरह की जो भी अगर यू नो व्हाट इस तरह के इश्यूज अगर अराइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक कंपनी के अंदर, तो उसके लिए एक रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। क्या प्रोसीजर होगी, क्या गाइडलाइंस होंगी, वो उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। कुछ वॉलंटरी पॉलिसीज है मेरे बच्चों। वॉलंटरी का मतलब जैसे अब जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर हो सकते हैं, एथिक पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी हो सकती है, कम्युनिकेशन पॉलिसी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है। सो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ पॉलिसीज, ये बेसिकली कंपनी की अपनी मर्जी पर है, या उसकी एक नीड भी हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी नीड भी हो सकती है कि उन्हें अडॉप्ट कर सके। यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली एम्फसाइज नहीं किया गया बाय द लॉ कि आपको अडॉप्ट करनी होंगी, बट फॉर द बेटर गुड गवर्नेंस कंपनी ऐसा कर सकती है। जैसे
कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस कंडक्ट, किस तरह से बिजनेस किया जाएगा, ठीक है, जैसे एथिकल प्रैक्टिसेस की जानी है। एथिकल प्रैक्टिस समझते हैं ना आप लोग, मान लीजिएगा आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कोई एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, ठीक है, आप अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, ये सारे एस्पेक्ट्स करेंगे। एथिक पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी, जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी के अंदर भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप पर्टिकुलर मेन को ही अपॉर्चुनिटीज देते हैं, वुमेन्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब जैसे टाटा की बात करता हूँ, टाटा यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट कंपनी जिसमें वुमेन्स को यू नो अपॉर्चुनिटी दिया गया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी टाटाज नहीं दिया था। ऑलराइट, एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी, ऑफ कोर्स जो चीज़ें आप देखिए, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेचर से रिसीव कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अल्टीमेटली जो नेचर से रिसीव कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करके ले रहे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ नेचर ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे भी क्लीनिंग ऑफ रिवर गंगा को लेकर भी बहुत सारे ऐसे यू नो मुहिम छेड़ी गई थी, ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। बट माई पॉइंट इज दैट कि आप उसके लिए पॉलिसी बनाएं ताकि इन्वायरमेंट बहुत कम इम्पैक्ट हो और सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। Policy on investor relations, quality policy, social accounting policy, alright, communication, investment policy, for assigning fit and proper status of director, affirmation action policy, code of corporate disclosures. Means I just want to say that here कि इन policies को याद देखिएगा वॉलंटरी बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती है, वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में नहीं आती है। बट अगर जब हम कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमने जान से देखा कि 4 पॉलिसीज जो होती हैं जनरली कंपनीज एक्ट यहाँ रेफर कर रहा है, कंपनीज को अडॉप्ट करनी होंगी। जैसे कि मैंने अभी बात किया था आपके साथ में, आपको शास्त्रों स्टार्टिंग में हमने से पहले डिपार्टमेंट डिस्कस किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, अगर आप फॉलो हो रहे हैं सेक्शन 135 सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है। हमने बात किया रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी सेक्शन 134 सेक्शन 3 क्लॉज एन के अंदर। हमने बात किया वहाँ पर विजिल मैकेनिज्म की सेक्शन 177 सेक्शन 10 एंड सेक्शन 9 वहाँ पे हम रीड किए थे। एंड हमने बात किया था नॉमिनेशन रिमेंशन पॉलिसी की। तो अगर इसकी बात आते हैं तो सेक्शन हम लोग 178 सेक्शन 3 सेक्शन 4 डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वीमेन के जो हमने बात की थी यहाँ पे जो कि सेक्सुअल हरासमेंट से लेकर है, तो ये कंपनीज को भी यहाँ पर ये भी पॉलिसीज बनानी होंगी। क्लियर हो रहा है एकदम। कुछ पॉलिसीज जो कि मैंने आपको सभी एलोडिया डिस्कस किया आपसे, लाइक यू नो व्हाट अगर लिस्टेड एंटिटीज है तो रिस्क पॉलिसी बनाइएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की पॉलिसी बनाएगा, आर्चिवल पॉलिसी बनाएगा फॉर डॉक्यूमेंटेशंस। आर्चिवल हमको आपको अच्छे से बताया अभी, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू सिक्योरिटी लॉज होगी। यू नो व्हाट मेटलिटी ऑफ सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ से देखा, मेटलिटी ऑफ यू नो रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस की बात करी हमने, या इसके अलावा हमने बात करी कि मेटल इवेंट्स कौन कौन से होंगे, विजिल मैकेनिज्म की पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, एक्स्ट्रा रेगुलेशन 22 के अंदर बात करा हमने। फिर इसके अलावा हमने बोर्ड डाइवर्सिटी की बात करी है, यू नो रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर्स के एमपीज, इसकी बात करी हमने। इसके अलावा हमने बोला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एक्सप्रेस रेगुलेशन 43A, जिसमें 1000 लिस्टेड एंटिटीज़ को ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा हमने बात किया कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डियर ऑल, मैं यहाँ कहूँगा कि एक बार देखिए सेशन छोटे इसलिए ही रखे जा रहे हैं ताकि आपका ना टाइम इनके साथ साथ और सब्जेक्ट्स पे भी फोकस रहे। मैं आपको फिर बोल दूं, मैं ऐसे आपको लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूं जो आप पूरे दिन इसी में लगे रहें और बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़ें। ऑलराइट, सो एक प्रॉपर अमाउंट का एक लेक्चर होगा, प्रॉपर ड्यूरेशन का एक लेक्चर होगा, उसे प्रॉपर अटेंड कीजिएगा। ऑलराइट, अच्छा वन मोर थिंग यहाँ बता दूंगा आप लोगों को, एक आपका टेस्ट वापस आ रहा है। क्लियर, सो इस बार हम कंप्लीट टेस्ट करेंगे CFL का, एंड उसके बाद हम लोग गवर्नेंस का टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, एंड ड्राफ्टिंग का टेस्ट भी आ रहा है, तो स्केड्यूल आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। ऑलराइट, तब तक एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।